हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 5 के लास्ट वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स मेथड को एक एग्जांपल के माध्यम से समझा था। देखो उसके बाद में एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 4y इक्वल टू 7 और x प्लस 3y इक्वल टू 9। ये कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना, रेखिक समीकरण निकाय दिया हुआ है। और अब इसका सॉल्यूशन अपने को फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब x और y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, लेकिन किससे? मैट्रिक्स मेथड से। तो बेटा जब भी मैट्रिक्स मेथड से अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन रहता है इसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं? ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं। और ax इक्वल टू बी की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं अपन ने कल सीख लिया था। उसके बाद देखो ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख के इसका जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आ जाता है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अरे x की वैल्यू तो निकालनी पड़ती है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? a इनवर्स b। तो इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद में एक को लिखेंगे और एक का इनवर्स निकालेंगे, फिर a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करके अपन x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर z भी होता है तो तीन इक्वेशन दी हुई रहती हैं और उसके बाद में अपन x, y और z की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो अपन ने पिछले वाले एग्जांपल में सीखा था। तो देखो इसको सबसे पहले क्या करोगे, ax इज इक्वल टू b में लिखने का मतलब समझ गए ना, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। किस में लिखना? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिए गए समीकरण निकाय का अवयव रूप। तो कौन सा रूप होता है बेटा? वो ax इज इक्वल टू b। तो a में तो क्या लिखते हैं? a में तो ये जो x और y के कोफिशिएंट है इसके मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे? जैसे 5 माइनस 4, ये कितना x है? 1x 3, तो 1 3, 5 माइनस 4 5 माइनस 4 1 एंड 3, ये तो a हो गया, इंटू x का मतलब बेटा x एंड y। दो वेरिएबल है तो दो, तीन होते तो तीन, तो x एंड y इज इक्वल टू b में क्या लिखते हैं? ये जो लिखा हुआ है ना 7 और 9 जो बराबर में लिखा हुआ है वो 7 और 9, अगर इसको मल्टीप्लाई करके अपन कंपैरिजन करते हैं तो सेम यही इक्वेशन आती है। इसलिए इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं? ax इक्वल टू b। समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ax इज इक्वल टू b, और ax इज इक्वल टू b है तो x इज इक्वल टू क्या होगा? a इनवर्स b होगा। ठीक है, और ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मतलब यहां से क्या करना पड़ेगा अपने को? a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी? x और y की। लेकिन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे वेयर a की वैल्यू क्या है? a का मतलब ये 5 माइनस 4 1 एंड 3, 5 माइनस 4 1 एंड 3, ये a हो गया। b का मतलब क्या? b का मतलब 7 एंड 9, और क्या बच गया? x का मतलब क्या? x एंड y। ठीक है, अब देखो a आ गया, b आ गया, x दे रखा है, तो अब क्या करना है? ax इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b के लिए क्या चाहिए मेरे को? तो a इनवर्स चाहिए। x है, b है, क्या चाहिए? a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो देखो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 5 माइनस 4 1 एंड 3, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगी। तो 5 3 जा 15, माइनस का साइन और फिर माइनस 4 1 जा 4, तो माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 19, और 19 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो अपन a इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, और अगर a इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे अपन इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर क्या होता है, ये मेथड क्या होगा? फिर अप्लाई नहीं होगा। फिर दूसरा तरीका होता है, वो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए देखो क्या किया मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड हो गई तो मेरे को तो क्या चाहिए? a इनवर्स चाहिए। तो क्या लिख दोगे? a इनवर्स एग्जिट्स, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिट्स, a इनवर्स विद्यमान है। अरे सीधा सा बात है यार, a दे रखा है तो a इनवर्स निकाल दो। सबसे पहले तो लास्ट एक्सरसाइज की तरह कर रहा हूं मैं। तो एडजॉइंट ऑफ
ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे बेटा? तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करते हैं, 2/2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, इन दोनों को तो चेंज कर दो, मतलब 5 3 था तो इसको तो 3 5 बना दो, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -4 1 है तो +4 और -1 कर दो, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो ए इनवर्स इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूं, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 19 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 3 4 -1 एंड 5। ये तो अपन लास्ट एक्सरसाइज में भी करते थे, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना। ए आ गया था, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है मेरे को, तो सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है रे? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी है, इसका मतलब x का मतलब x एंड y इक्वल टू 1/19। ए इनवर्स की वैल्यू रख रहा हूं 1/19, 3 4 -1 5, 3 4 -1 एंड 5। ए इनवर्स इंटू बी की वैल्यू कितनी है 7 एंड 9, तो 7 9 implies xy इक्वल टू 1/19। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो सबसे पहले ये फर्स्ट कॉलम से 3 7 जा 21 और 4 9 जा 36, फिर -7 प्लस 5 9 जा 45, xy 1/19, 21 प्लस 36 7 5 57, 45 -7 38 हो गया। एक्स वाई इक्वल टू, देखो 19 से डिवाइड करोगे इसको 57 को और 38 को, तो जब 57 को 19 से डिवाइड करोगे तो कितना 3 टाइम 19 दिया 57 और 19 दूनी 38। तो इसलिए क्या हो गया, x की वैल्यू तो कितनी कंपैरिजन करोगे तो 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस तरीके से मैक्सिमम चांस होता है एक 2/2 की मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, मतलब दो ही इक्वेशन देके रखता है, दो वेरिएबल होते हैं और उसके बाद में अपने से x और y की वैल्यू पूछता है ना, मैक्सिमम चांस यही होता है, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन चेंज होके आ जाए, मतलब क्या हो जाए 3/3 ऑर्डर में आ जाए मैट्रिक्स, तो उस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए हैं, मतलब एक एग्जाम्पल अपन ने पिछले वीडियो में भी किया है और आगे भी अपन करेंगे, ठीक है ना। बस उसमें क्या होता है, उसमें जब अपन ए इनवर्स निकालते हैं तो वो थोड़ा लेंथी होता है और तो कुछ चेंज ही नहीं होता ना। यहाँ पे ए इनवर्स थोड़ा जल्दी निकल जाता है, वहां ए इनवर्स थोड़ा लेट निकलता है। ए इनवर्स निकालना तुम लोगों को आता ही है, बाकी मेथड एकदम सेम यही रहता है कि ए एक्स इक्वल टू बी लिखो, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इस मेथड से इसको सोल्व कर दो। आगे मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से तुम लोगों को शायद ये मैट्रिक्स मेथड समझ में आ गया होगा। अब समझना बेटा, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं ना, उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है बेटा कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। एक तो क्या होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा संगत और इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं असंगत। ये तुम लोगों ने 10th क्लास में ये भी पढ़ा है। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन तुम्हारे को मिल जाए, उसके सॉल्यूशन जैसे x की वैल्यू 5 आ गई है ना और y की वैल्यू 10 आ गई, या फिर x की भी बहुत सारी वैल्यूज आ गई और y की भी बहुत सारी वैल्यूज आ गई, तब तो वो होता है कंसिस्टेंट। लेकिन मान लो कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन नहीं मिलने का मतलब जैसे अपोन में कितना बन जाए 0, समझना, जैसे मैंने बोल दिया 5/0 आंसर आ गया भाई। अब 5/0 तो क्या होता है तुम लोग जानते हो बेटा, अपोन में 0 आ गया, तो इसका कोई सॉल्यूशन अपन फाइंड नहीं कर सकते। तुम लोग जानते हो ना ये कौन सी फॉर्म होती है, नॉट डिफाइंडेबल फॉर्म होती है, तो फिर अपन बोल देते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन अपन फाइंड नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो इनकंसिस्टेंट होता है। उस टाइम पे क्या होता है, उसको अपन इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो कंसिस्टेंट होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें दो टाइप होते हैं, या तो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और सॉल्यूशन कैसे मिल जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब समझ गए ना, जैसे x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू 5 आ गया बस इस तरीके से यूनिक सॉल्यूशन हो गए कि x का मान 2 होगा और y के मान कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर क्या आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है अनंत हल मिलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब तो अद्वितीय हल मिलता है, जैसे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 आ गया। लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब हो गया अनंत हल। ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, जैसे x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, y की वैल्यू 5, 8, 7, 20, 30 ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे वो सॉल्यूशन कैसे भी यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो तब क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है, संगत समीकरण निकाय होता है। लेकिन मान लो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिले, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक है ना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिले, तब वो क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। उसमें नॉर्मली इस तरीके से फॉर्म आ जाती है, जैसे 5/0, 3/0। 10th क्लास में पढ़ते थे तुम लोग, जब इक्वेशन सोल्व करते थे तो उसमें 3 टाइप पढ़ते थे कि यहाँ पे इस टाइप में a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इस टाइप से, है ना, पढ़ते थे। और उस टाइम पे 3 चीजें पढ़ते थे कि यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जब सॉल्यूशन मिलता था तो वो कंसिस्टेंट होता था, और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था तो अपन क्या बोलते थे, उसको इनकंसिस्टेंट बोलते थे। क्लियर है ये बातें? अब देखो, अब अपन ने कुछ बातें कुछ बातें सीखी। एक तो क्या कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है। अब यहां 2 केस हो सकते हैं बेटा, यहां 2 केस हो सकते हैं। पहला तो कौन सा, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। अगर ऐसा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तब क्या होता है, देन ए इनवर्स एग्जिट्स, तब ए इनवर्स विद्यमान होगा, आगे ना मेरी बात समझ में। अगर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती तो अपन क्या बोल देते थे, ए इनवर्स विद्यमान होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, अद्वितीय हल मिलते हैं। और फिर क्या होता है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो सॉल्यूशन मिले ना, और सॉल्यूशन मिले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है। ठीक है ना, अद्वितीय हल मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, वो संगत हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, देखो मिले थे ना भी यूनिक सॉल्यूशन, दोनों केस, दोनों जो एग्जांपल किया अपन ने इस वीडियो में किया और एक पिछले वाले वीडियो में किया है, तो वहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं थी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं थी, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था तो क्या मिल रहे थे अपने को, जैसे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। चाहे ऐसे जैसे दूसरे क्वेश्चन में मान लो कुछ मिला होगा, x की वैल्यू कुछ मिली है, y की वैल्यू कुछ मिली है, लेकिन यूनिक मिली थी ना कि x की वैल्यू 2 आ गई तो फिर वो 2 ही आ गई। ऐसे नहीं हुआ कि 2, 3, 5, 10, 30, 40, 50, 60 कुछ भी आ गई, ऐसा नहीं हुआ ना। x की वैल्यू 2 आ गई, जैसे y की वैल्यू 5 आ गई, जो भी आई होगी उस हिसाब से। जैसे अभी क्वेश्चन किया था उसमें शायद x की वैल्यू 3 आई थी और y की वैल्यू 2 आई थी, उस हिसाब से ना, तो समझ गए होंगे। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, और उस टाइम पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। लेकिन केस सेकंड देखो, केस सेकंड में क्या बोल रहा हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। अगर 0 के इक्वल नहीं आई तब तो इस तरीके से कर दोगे, सॉल्यूशन कर दोगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करके। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, तो फिर 2 केस हो सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, और ना ही जो मैं तुम्हारे को टॉपिक बता रहा हूं वो अपने बुक के अंदर है, मतलब बुक में दिया हुआ ही नहीं है। ये नहीं बोल रहा कि अभी 2020-21 के लिए कट गया, बुक में है ही नहीं है टॉपिक, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है यार, वो जो मैट्रिक्स मेथड ही रह गया, तो हो सकता है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाए अपने एग्जाम में, इसलिए समझना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तब अपन सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था उस तरीके से कर लेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तब क्या करें, तब क्या करते हैं बेटा, अपन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करेंगे।
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करो तो हो सकता है वो जीरो के बराबर नहीं है और हो सकता है वो जीरो के बराबर आ जाए। वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो के बराबर नहीं है और हो सकता है वो भी किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। अगर वो जीरो के बराबर नहीं आए, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आए तब तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, असंगत बोलते हैं। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तुम लोगों ने फाइंड किया और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तुम लोगों ने फाइंड किया और वो जीरो के बराबर आ गया, तब क्या हो सकते हैं, तब दो केस है। तब दो केस कौन कौन से हैं कि या तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर सॉल्यूशन होंगे, या तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर सॉल्यूशन होंगे तो कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो के बराबर आ गया तो उसमें दो केस हो सकते हैं कि या तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर उसके कोई सॉल्यूशन नहीं है तब तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और अगर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो है ना, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तब उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अपन निकालते थे, ठीक है ना। कोई भी सबसे पहले ए एक्स इज इक्वल टू बी करते थे, उसके बाद में ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते थे अपन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते थे। अगर वो जीरो के बराबर नहीं आया तब तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसके यूनिक सॉल्यूशन अपने को मिल जाएंगे, अपन बहुत अच्छे से उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, तब अपन क्या करें, तब अपन दो काम करेंगे। देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालेंगे और फिर एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो जीरो के बराबर आ गया तब तो क्या लिख देना, तब तो ऐसा लिख देना कि इसके या तो सॉल्यूशन क्या होंगे, या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है या फिर कंसिस्टेंट हो सकता है। यहां पे अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, ये जीरो के बराबर नहीं आया तो इसके सॉल्यूशन भी नहीं होंगे, ठीक है ना। ये जीरो के बराबर नहीं आया तो इसके सॉल्यूशन भी नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। तब अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। 0.0001% चांस है कि तुम्हारे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी तो जब अपन ने मेथड, ये अगर समझ में नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने जो मेथड अपन ने सोल्व कर रखा है उसी से ही क्वेश्चन आने के चांस है। तो घबराओ मत। जय हिंद, जय भारत।